नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हां दोस्तों, आज यानी कि 6 अप्रैल वर्ष 2024 से जुड़ी हुई जो भी अहम न्यूज़ है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज यानी कि 6 अप्रैल के तिथि का सिग्निफिकेंट क्या है। देखो, सबसे पहले बात करें तो आज के दिन पूरे विश्व भर में इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि विकास के लिए, शांति के लिए पूरे वैश्विक स्तर पर जो है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स यानी कि जो है खेल दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। और आज से जुड़ी हुई कुछ खबरें जो है वो खेल जगत से भी आने वाली हैं। खैर चलिए हम लोग बात करते हैं आज के कंटेंट के ऊपर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आरबीआई की जो मौद्रिक पॉलिसी समिति की पहली बैठक हुई है इस नए वित्तीय वर्ष के भीतर, उसका जो है कल आरबीआई के द्वारा जो है आरबीआई गवर्नर के द्वारा जो है रिपोर्ट साझा की गई है। जिसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि जो कस्टमर्स हैं, जो ग्राहक हैं, अब वो यूपीआई के माध्यम से भी जो है बैंक खातों में अपना पैसा जो है जमा कर सकते हैं, अपना कैश या नकदी जो है उसको जमा कर सकते हैं। साथ में बात करेंगे देवी शंकर अवस्थी सम्मान इस बार जो है किसे मिला है। आलोचक श्रेणी में जो लेखक होते हैं उनको जो है ये सम्मान देवी शंकर अवस्थी के नाम से जो है मिलता है। अब इस पे भी बात करेंगे। कलारीपयट्टू जो है इससे जुड़ने वाला देश का 17वां राज्य बन चुका है उत्तराखंड। इससे पहले जो 16 राज्य थे वहां पर कलारीपयट्टू का आयोजन हुआ था और अब 17वें राज्य के रूप में उत्तराखंड राज्य जो है इससे जुड़ चुका है। अगर हम लोग बात करें तो सोशल बलूनी जो स्कूल है वहां पर अभी जो है इसकी प्रतियोगिता हुई थी और वहीं पर जो है ये निर्णय लिया गया था। साथ में बात करेंगे कि वर्ष 2002 में उसेन बोल्ट के द्वारा जो रिकॉर्ड बनाया गया था, इस रिकॉर्ड को जो है अब तोड़ दिया गया है उन्हीं के नेटिव, मतलब जहां से जो है जमैका से आते हैं कौन, उसेन बोल्ट, तो जमैका से ही जो है आने वाले ब्रैमवेल जो है इन्होंने इनका रिकॉर्ड तोड़ा है। अब ये कौन सी बात है उस पर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जहां पर ओलंपिक ज्यूरी में शामिल हुई हैं भारतीय महिला, जम्मू कश्मीर से जो है रहने वाली बिल्किश। तो बिल्किश को जो है पहली बार ओलंपिक ज्यूरी में शामिल कर दिया गया है और ऐसा करने वाली जो है वो पहली महिला बनी है। तो इन तमाम न्यूज़ पर जो है हम लोग आज चर्चा करते हैं और शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली न्यूज़, जिसमें हम लोगों ने कहा है कि जो भारत है, अब भारत में जो है लोग यूपीआई से जो है बैंक खातों में जमा कर सकेंगे नकदी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ये सूचना यहां पर की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि जल्द ही जो है भारत में जो कस्टमर्स हैं उनके द्वारा यूपीआई के जरिए जो है नकदी जमा करने की मशीन जो होती है, सीडीएम जिसको हम लोग कहते हैं, इसमें पैसा जमा करने की जो है सुविधा दी जाएगी। अच्छा, इससे पहले भी आप लोगों ने नकदी जमा की होगी बैंक में, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता था कि जो क्रेडिट कार्ड है उस क्रेडिट कार्ड को लेकर या डेबिट कार्ड जो है उसको लेकर जो है आपको पैसा जमा करना था। अब यहाँ पर करना क्या होगा कि यूपीआई के माध्यम से ही जो है यहाँ पर ऐसा किया जा सकेगा। ऐसी जानकारी जो है वो मौद्रिक समीक्षा समिति जो है यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है इसकी बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर जो है शक्तिकांत दास के द्वारा जो है इसको यहां पर साझा किया गया था। अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में जो जमा है, ये नकद जमा करने की मशीन में पैसा जमा करने के लिए मुख्य रूप से जो है डेबिट कार्ड का जो है उपयोग किया जाता है। और अब जो है आरबीआई के अनुसार ही कहा गया है या गवर्नर जी के अनुसार ही कहा गया है कि अब जो है बिना डेबिट कार्ड के भी आप सिर्फ जो है यूपीआई से ऐसा कर सकेंगे। हालांकि ये सुविधा अभी लॉन्च हुई तो नहीं है, लेकिन जो है शीघ्र ही इस पर कार्य किया जाएगा और यहाँ पर इस तरीके से जो है बैंक में पैसा जमा किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बात की गई है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की यानी कि पीपीआई की। पीपीआई वॉलेट से भी यूपीआई भुगतान करने के लिए जो है तीसरे पक्ष के यूपीआई ऐप के उपयोग की अनुमति देने का प्रस्ताव यहां पर आरबीआई के अंतर्गत रखा गया है। अगर वर्तमान में बात करें तो पीपीआई से यूपीआई भुगतान के लिए जो है केवल पीपीआई कार्ड जारी करने की तरफ से जो है उपलब्ध कराई गई जो वेबसाइट्स हैं उनके आधार पर या मोबाइल ऐप जो है उनके आधार पर जो है उपयोग किया जा रहा था। अब इसके जो है स्वरूप को भी परिवर्तन करने का जो है यहां पर प्रस्ताव रखा गया है। साथ में अगर हम लोग मौद्रिक समिति नीति की रिपोर्ट की बात करें तो मौद्रिक समिति नीति की रिपोर्ट में ये भी सूचना साझा की गई कि पिछले कई बार से लगातार, देखो जब हम लोग बात करेंगे तो वर्ष 2023 से लेकर अभी तक हम लोग बात करें तो जो 7 बैठकें हुई हैं आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की, तो पिछले 7 बार से लेकर अभी तक जो हमारे देश में जो रेपो रेट है वो रेपो रेट जो है निश्चित है, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ है रेपो रेट में, जो कि अभी वर्तमान में 6.5% के पास में है। इससे पहले भी जब मैंने आपसे ये न्यूज़ डिस्कशन की थी रेपो रेट को लेकर, तो वहां पर मैंने पहले ही कहा था कि आशंका ये जताई जा रही है कि इस बार जो पहली बैठक हुई है, क्योंकि आप जानते हैं मौद्रिक नीति समिति एक वर्ष में कम से कम 4 बार तो बैठती है, उससे अधिक भी जो है मीटिंग हो सकती है, लेकिन कम से कम जो है 4 बैठकें तो इनकी होती हैं। और इन बैठकों में जो है देश के भीतर जो लिक्विडिटी है, जो इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, इस रेट को या मार्केट जो लिक्विडिटी है, तरलता है, इसको क्या किया जाता है, इसको मेंटेन किया जाता है या इसको जो है प्रबंधित यहाँ पर किया जाता है। तो इसके लिए हमें याद रखना है कि जो है यहाँ पर जो है रेपो रेट जो है इसमें कोई भी प्रकार का बदलाव आया नहीं है।
बात करें तो वर्ष 2024 और 25 में जो विकास दर है वो 7% की रहने वाली है, ऐसा भी आरबीआई ने यहाँ पर आशंका जताई है। और इसके अलावा जो खुदरा महंगाई मूल्य है, खुदरा महंगाई मूल्य जो है ये सालाना लक्ष्य अब जो है घटाकर ये 4.5% के पास में रखा जाएगा। यहाँ पर जो है ये रिपोर्ट जो है साझा की गई है शक्तिकांत दास जी के द्वारा। अब यदि हम लोग बात करें कि मौद्रिक नीति की जो समीक्षा करने वाली जो समिति है, इसने इन प्रभावित दरों में जो कोई बदलाव न लेने का फैसला किया है, वहां पर सबसे बड़ा जो टॉपिक बनता है वो है मुद्रास्फीति को लेकर। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पर एक बार बात करें तो जो आरबीआई की मौद्रिक पॉलिसी समिति है, इसकी बैठक जो है हर 2 महीने में होती है और ये समिति जो है की 7वीं बैठक थी, जिसमें रेपो रेट 6.5% के हिसाब से जो है निर्धारित किया गया था। और इससे पहले 2 वर्ष पहले हम लोग बात करें तो जब महंगाई दर जो है लगभग 6% को पार कर गई थी, महंगाई दर का हम लोगों इन्फ्लेशन रेट की बात चल रही है, जब ये 6% को पार हो गई थी तो इसको जो है काबू में लाने के लिए आरबीआई ने जो है महंगा कर दिया था यहाँ पर रेपो रेट। अब इससे देखो हमें क्या चीज जानने को मिलती है। अगर हमसे प्रश्न ये बन जाता है कि यदि देश के भीतर इन्फ्लेशन बढ़ रही है, यदि महंगाई बढ़ रही है, तो आरबीआई के द्वारा रेपो रेट को घटाया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, ठीक है, या चेंज नहीं किया जाएगा। तो उसमें याद रखना कि अगर देश में महंगाई बढ़ती है तो आरबीआई रेपो रेट क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। कैसे करेगा? देखो, रेपो की दर क्या होती है? रेपो दर मतलब कि वह दर जिस पर आरबीआई के द्वारा बैंकों को लोन दिया जाता है, कमर्शियल बैंक्स को जो है ऋण दिया जाता है, समझे। अब मान लीजिए कि भाई आरबीआई जो है वो हाई रेट पर जो है, हाई इंटरेस्ट रेट पर बैंक को जो है लोन वहां पर दे रहा है, या कह लीजिए कर्ज दे रहा है, तो जितना महंगे दर से जो है बैंक्स को पैसा आरबीआई देगी, उतने ही महंगे दर से जो है बैंक क्या करेंगे, अपने कस्टमर्स को फर्दर लोन देंगे। बात समझिए, यानी कि इससे होगा क्या कि जहां मार्केट में लोगों के पास में पैसा आसानी से मिल रहा था, बैंक से आसानी से जो है कम इंटरेस्ट रेट पर आप लोन ले पा रहे थे, तो अब बैंक क्या करेगा, उस लोन के रेट को जो है इंक्रीज कर देगा। तो ग्राहक जो होगा वो बैंक से पैसा लेने से पहले जो है सोचेगा कि भाई इस पर जो है ब्याज भुगतान भी मुझे अधिक चुकाना पड़ेगा। तो जो मार्केट में वो लगातार महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि सबके पास जो है पैसे का सर्कुलेशन इनफ है, तो वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। मेरी बात समझिए कि अगर आरबीआई जो है वाणिज्यिक बैंकों को महंगी दर पर जो है क्या दे रहा है, रेपो रेट के तहत लोन दे रहा है, तो बैंक भी ग्राहकों को महंगी दर पर लोन देंगे। और ऐसे में ग्राहक क्या होगा, वो बैंक से लोन लेने से पहले जो है जरूर सोचेगा कि उस पर हाई इंटरेस्ट रेट जो है वापस पे करना पड़ेगा। और इससे जो मार्केट में लिक्विडिटी का स्तर है, जो मतलब इंक्रीज हुआ था, जो इन्फ्लेशन बढ़ा था, वो धीरे धीरे जो है वहां पर घटता चला जाएगा। अगर मार्केट के भीतर क्या होता है कि महंगाई बढ़ती है, तो रेपो रेट को भी जो है ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, ताकि जो मार्केट से पैसा है उसको क्या किया जाए, वापस खींच लिया जाए। इस वजह से यहां पर जो है ये किया गया था। आरबीआई ने कर्ज को महंगा करने का फैसला इसलिए किया था कि कुछ महीने में रेपो रेट, वह दर जिस पर बैंक आरबीआई को कर्ज देता है, ठीक है, वह रेट जहां पर जो है बैंक जो है आरबीआई से कर्ज लेता है ना, उसको उल्टा मत कीजिए, वो जो है वहां पर कर्ज लेता है, तो इसको 4% से बढ़ाकर 6.5% कर दिया गया था। जिसकी मुख्य वजह ये थी कि जो होम लोन है, ऑटो लोन है, मासिक किस्त है, इसमें बढ़ोतरी हुई थी और अब महंगाई जो है वो नीचे आ रही है, तो रेपो रेट के दाम हो सकते हैं कि कम होने की संभावना हो। जैसे महंगाई कम होती जाएगी, रेपो रेट आरबीआई जो है वो क्या कर देगा, ऑटोमेटिकली कम कर देगा। ये भी जानना अनिवार्य है। बात की जाए तो लगभग 31.2 लाख करोड़ का जो कर्ज है ये बांटा है अभी तक आरबीआई ने। वर्ष 2023-24 में फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो रेपो रेट के भीतर लगभग 31.2 लाख करोड़ पैसा जो है वो बैंकों को दिया जा चुका है। इसके अलावा बात करें तो वर्ष 2023-24 में आर्थिक विकास दर लगभग 7.6% रहने का अनुमान लगाया है, जो कि पहले के अनुमानों से काफी बेहतर है। इसके अलावा विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष समेत सभी वैश्विक एजेंसियां हैं और कुछ ऐसी रेटिंग एजेंसियां हैं जिन्होंने लगातार जो है भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को या विकास दर जो है, डेवलपमेंट जो हमारा रेट है, इसको जो है ज़्यादा बताया है, इसको जो है इंक्रीज बताया है। साथ में गूगल पे और फोन पे से भी जो है काफ़ी अधिक मात्रा में हम लोग कह सकते हैं कि मार्केट में जो है ई रुपया मिल सकेगा, इलेक्ट्रॉनिक मनी जो है ये मिल सकेगी। और आरबीआई की जो नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम है, इसके तहत जो है यहाँ पर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि जो CBDS है, CBDC है या ई रुपया है, इसको मुहैया कराने के लिए जो है फैसलों पर लगातार यहाँ पर निर्णय किया गया है आरबीआई की इस बैठक के दौरान। तो ये जो है हमारे पास में आज की प्रमुख जो है खबर हो जाती है और इसके तहत जो है आरबीआई के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है कि इस बार जो है मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो दर को लेकर कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। अब सवाल ये आता है कि ये जो मौद्रिक नीति समिति है ये वास्तव में है क्या? तो जैसा हम लोगों ने कई दफे इस पर डिस्कशन भी किया है कि वर्ष 2016 में पहली बार यहां पर क्या हुआ था कि जो मौद्रिक नीति समिति थी, इस मौद्रिक नीति समिति को केंद्र सरकार के द्वारा गठित किया गया था और आरबीआई के गवर्नर यानी कि जो शक्तिकांत दास जी हैं, इन्हीं के नेतृत्व वाली जो है ये एक समिति है।
इस समिति के गठन के लिए जो है विशेष लक्ष्य ये था कि इस स्तर के भीतर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है और इसके लिए जो बेंचमार्क नीति ब्याज दर होती है, यानी कि जो बेंचमार्क पॉलिसी इंटरेस्ट रेट है जिसको हम लोग रेपो रेट के नाम से जानते हैं, तो इस रेपो रेट के जो है को फिक्स करना था मार्केट के भीतर। साथ में बात करें तो मौद्रिक नीति समिति जो है इसमें कुल मिलाकर 6 सदस्य शामिल होते हैं और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को साल में कम से कम जो है 4 बार बैठकें आयोजित करना अनिवार्य हो जाता है और प्रत्येक बैठक के बाद मौद्रिक नीति जो है वो अपनी रेपो रेट जो है उस रेपो रेट की रिपोर्ट को जो है पब्लिश करते हैं, रेपो रेट के उस आंकड़े को जो है जारी करते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा आरबीआई एक्ट 1934 के तहत धारा 45ZB के अनुसार मौद्रिक नीति समिति का गठन जो है किया गया था और जैसे मैंने बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी समिति की पहली बैठक जो थी वो 3 अक्टूबर वर्ष 2016 को मुंबई में जो है इसका आयोजन किया गया था। इस मौद्रिक पॉलिसी समिति ने मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अवकाश नीतिगत जो ब्याज है इसकी दरों में जो है निर्धारण किया था। साथ में बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है इसको एक वर्ष में कम से कम जो है 4 बार मिलना अनिवार्य होता है, जैसे मैंने आप लोगों से ये बात अभी कही है। इसके अलावा जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के लिए जो है कोरम में कम से कम 4 सदस्यों का होना जरूरी है। कुल मिलाकर 6 सदस्य हैं और इन 6 सदस्यों में से जो है 4 सदस्यों को जो है कोरम पूरा करना जरूरी होता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के प्रत्येक सदस्य के पास एक एक वोट होता है, लेकिन मान लीजिए कि अगर वोट जो है टाई हो जाए, अगर जो है वोट टाई हो जाए तो ऐसे में जो निर्णायक मत होता है वो राज्यपाल के पास होता है, तो राज्यपाल के पास दूसरा या फिर जो है निर्णायक वोट होता है जिसके तहत जो है यहाँ पर इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के भीतर जो कह लीजिए कि टाई वाली कंडीशन थी उसको जो है सॉल्व किया जा सकेगा। तो उसके लिए जो है मौद्रिक पॉलिसी नीति बनाई गई थी। मुझे उम्मीद है कि ये न्यूज़ जो है आपको क्लियर हुई होगी। अगर स्टिल कोई डाउट रहता है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन जो हैं वो बता सकते हैं। अगली न्यूज़ आती है देवी शंकर अवस्थी सम्मान को लेकर और इस बार का जो देवी शंकर अवस्थी सम्मान मिला है वो मिला है प्रमुख युवा जो आलोचक लेखक हैं जिनका नाम है निशांत। तो निशांत को जो है उनकी पुस्तक जो उन्होंने जो है पुस्तक लिखी है जिसका नाम है कविता पाठक आलोचक, ठीक है, आलोचना, कविता पाठक आलोचना के लिए जो है इनको ये सम्मान दिया गया और देवी शंकर अवस्थी के ही जन्म दिवस पर जो है उनको 5 अप्रैल को यह सम्मान जो है नई दिल्ली में स्थित साहित्य अकादमी सभागार में आयोजित जो समारोह था उसमें जो है सुप्रसिद्ध कथाकार मृदुला गर्ग जी के द्वारा जो है दिया गया, जिसके भीतर इनको जो है एक प्रशस्ति पत्र, एक स्मृति चिन्ह और 25,000 रुपये की जो है राशि यहाँ पर प्रदान की गई थी सम्मान स्वरूप में। अब सवाल ये आता है कि इस बार का ये जो सम्मान दिया गया है, इस सम्मान की जो चयन समिति थी उसमें कौन कौन लोग शामिल थे। तो चयन समिति में बात करें तो मृदुला गर्ग जी, अशोक वाजपेयी, सुधीर चंद्र, पुरुषोत्तम अग्रवाल और कमलेश अवस्थी जो हैं ये इसमें शामिल थे और समिति की ओर से अशोक वाजपेयी ने जो है प्रशस्ति वाचन जो है यहाँ पर दिया था। निशांत की यदि हम लोग बात करें तो इन्होंने कहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को इन्होंने अपना आइडल माना था और इन्हीं के जो है नक्शे कदम पर रहते हुए इन्होंने जो है कविता के फील्ड में जो है अपना प्रयास आरंभ किया था। अब सवाल यहाँ पर ये जुड़ता है कि इस बार का जो सम्मान मिला है निशांत जी को, ये सम्मान वास्तव में है क्या और इस सम्मान की जो है शुरुआत कब हुई थी। अगर हम लोग पहले थोड़ा सा चर्चा कर लें सम्मान के बारे में, तो सम्मान की शुरुआत हुई थी वर्ष 1995 में और इससे प्रत्येक वर्ष साहित्य के क्षेत्र में जो आलोचना के सब्जेक्ट्स को लेकर जो कोई कृति लिखी जाती है तो उसके लिए जो है प्रदान किया जाता है। और ये सम्मान जो है इसमें क्राइटेरिया ये है कि सम्मान 45 साल से नीचे के जो युवा वर्ग के लेखक हैं उन्हीं को ये सम्मान जो है प्रदान किया जाएगा। तो ये सम्मान 45 वर्ष तक के युवा आलोचक लेखकों को ही दिया जाता है। अगर हम लोग यहाँ पर ये बात कर लेते हैं कि 2022 का सम्मान किसे मिला था, तो वर्ष 2022 में प्रकाशित किसी युवा आलोचना पुस्तक समीक्षक डॉक्टर देवी शंकर स्मृति सम्मान के लिए सुजाता की पुस्तक जो है आलोचना का स्त्री पक्ष जो है इसका चयन किया गया है और ये निर्णय जो था ये चयन समिति के द्वारा वहां पर लिया गया था। वही 2021 की बात करें तो 2021 के देवी शंकर जो है शटर स्टॉक अवार्ड झारखंड के साकेत अच्युतानंद मिश्र को जो है यह प्रदान किया गया था और अच्युतानंद मिश्र को यह सम्मान उनकी आलोचनात्मक जो पुस्तक थी जिसका नाम था कोलाहल में कविता की आवाज, तो इसके लिए जो है प्रदान किया गया था। तो 2022, 2023 और अभी जो है हम लोग जान सकेंगे कि 2021 के लिए जो है ये सम्मान जिन लोगों को मिला है इसकी जो है पूरी सूची आपके सामने है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक और प्रसिद्ध
न्यूज़ पर, जिसमें कलरीपयट्टू से जुड़ने वाला राज्य का देश का जो है 17वां राज्य बन चुका है उत्तराखंड। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपसे शेयर किया था कि उत्तराखंड कलरीपयट्टू एसोसिएशन जो है इसने सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल में भारतीय कलरीपयट्टू महासंघ के सहयोग से जो है कलारी का जो है पहला यहाँ पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया है। यदि हम लोग बात करें तो उत्तराखंड जो है इसमें कलरीपयट्टू एसोसिएशन के अध्यक्ष जो है संतोष बडोनी जी ने यह भी कहा था कि देश भर में इस खेल का अभी तक जो है 16 राज्यों में आयोजन हो चुका था और अब 17वें राज्य के रूप में जो उत्तराखंड राज्य जो है इससे जुड़ चुका है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कलरीपयट्टू जो मार्शल आर्ट है, यहाँ पर जो है शास्त्रीय कलरीपयट्टू जो मार्शल आर्ट है, उस मार्शल आर्ट को इससे पहले अगर हम लोग बात करें तो केरल से जो है इसका जन्म माना जाता है। हालांकि वर्तमान में ये केरल के साथ साथ जो है तमिलनाडु में भी प्रसिद्ध एक जो है मार्शल फॉर्म है, जिससे जो है विश्व भर में कहा जाता है कि जो मार्शल फॉर्म की शुरुआत हुई थी वो कलरीपयट्टू से ही जो है स्टार्ट हुई थी। तो कलरीपयट्टू के अगर इतिहास की बात करें तो जो है प्राचीन रहा है और विश्व के सबसे प्राचीन कला में से, जैसे कुंफू की बात करें, चाइना का जो प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है कुंफू, इसकी भी जो है शुरुआत हम लोग मानते हैं कि कलरीपयट्टू से ही जो है यहाँ पर हुई थी। इसके अलावा जो है आप जानते हैं कि जो खेलो इंडिया गेम्स हैं, इसके अलावा जो SJFI नेशनल गेम्स हैं और जो है राज्य ओलंपिक खेल हैं, इसमें भी जो है कलरीपयट्टू खेल को जो है शामिल किया गया है। तो कलरीपयट्टू के बारे में आप लोग जान सकते हैं। कलरीपयट्टू मानव शरीर के प्राचीन ज्ञान पर आधारित एक मार्शल आर्ट है, एक मार्शल कला है, जिसकी उत्पत्ति जो है 3rd सेंचुरी ईसा पूर्व में यानी कि BC में जो है मानी जाती है और लगभग 2री शताब्दी ईसू यानी कि AD के दौरान जो है ये केरल में उत्पन्न हुआ था। केरल के अतिरिक्त जैसे मैंने कहा तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में ये जो है परफॉर्म होता है और जिस स्थान पर जो है इस मार्शल आर्ट का अभ्यास किया जाता है उस स्थान को जो है कलरी के नाम से जानते हैं। जहां पर मतलब अभ्यास किया जा रहा है वो स्थान क्या कहलाएगा? दैट इज कॉल्ड द कलरी। यह एक मलयालम शब्द है कलरी, जो कि एक प्रकार के व्यायामशाला का जो है प्रतीक है। और कलारी शब्द का अगर हम लोग बात करें तो इसका अर्थ होता है खलियान या जो है युद्ध क्षेत्र, मतलब जहां पर जो है ये परफॉर्म किया जाता है उस प्रदेश को नाम देते हैं हम लोग कलरी। कलरी शब्द पहली बार जो है वो तमिल संगम साहित्यों में जो है युद्ध क्षेत्र के लिए और युद्ध क्षेत्र जो है दोनों के वर्णन के रूप में जो है प्रकट किया गया था। यह पहली बार यहाँ पर वर्णित किया गया था और इसे अस्तित्व में सबसे पुरानी जो है युद्ध प्रणालियों में से एक माना जाता है। और आधुनिक समय का, जैसे हम लोगों ने कहा कि कुंफू जो मार्शल है, इस कुंफू का जो जनक है वो भी कलरीपयट्टू जो है यहाँ पर है। इसके अलावा भारत में जो है कुछ प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं, शास्त्रीय संगीत हैं। जैसे अगर हम लोग एक क्विक रिवीजन के रूप में जो है प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों की बात करें तो देश के भीतर अभी वर्तमान में कुल जो है 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। जैसे भरतनाट्यम जो है इसका पुराना नाम जो है सादिर था और सादिर जो है तमिलनाडु में होने वाला जो है प्रमुख एक नृत्य था जो मंदिरों को समर्पित है। इसके अलावा मोहिनी अट्टम की बात करें, महिलाओं के द्वारा जो है यहाँ पर किया जाता है केरल में। कथक जो है उत्तर प्रदेश में, ओडिशा नाम से ओडिसी, मणिपुरी यानी कि मणिपुर में, कुचिपुड़ी प्रमुख हो जाता है, यह है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसके अलावा जो है सत्रिया डांस जो कि असम में है। सत्रिया डांस की शुरुआत आप लोग जानते हैं कि शंकर देव जी के द्वारा जो है इस डांस की शुरुआत की गई थी। फिर लास्ट में बात करें कथकली, तो कथकली जो है विशेषता पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला एक जो है नृत्य है जो कि केरल में परफॉर्म किया जाता है। अब यदि हम लोग बात करें आज के एक और प्रमुख न्यूज़ में, तो इसमें ब्रेमवेल ने उसेन बोल्ट जो है इनका रिकॉर्ड तोड़ा है। विश्व के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट जो है इनका एक जो है रिकॉर्ड यहाँ पर अंततः टूट चुका है। और ये जो रिकॉर्ड टूटा है ये वर्ष 2002 में जो रिकॉर्ड बनाया गया था, इसको अब जाकर 22 वर्ष पश्चात जो है इस रिकॉर्ड को जो है ब्रेमवेल के द्वारा जो है यहाँ पर इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया है। बात करें तो जो 400 मीटर की दौड़ थी, जो यहाँ पर जो है रेस थी, उस 400 मीटर की जो है दौड़ को जो है पूरा किया है ब्रेमवेल ने मात्र 47.26 सेकंड के भीतर। और इससे पहले 2002 की बात करें तो 2002 में जो उसेन बोल्ट हैं उनका जो रिकॉर्ड था वो था 47.33 सेकंड। तो जो 47.33 सेकंड था, इसके मुकाबले जो है 47.26 सेकंड के भीतर जो है इन्होंने ये रिकॉर्ड जो है तोड़ा है और यहाँ पर जो है इन्होंने प्रसिद्धि पूरे जो है विश्व में हासिल की है। हालांकि दोनों के नेटिव प्लेस की बात करें, जन्मस्थली की बात करें, तो दोनों ही जो है वो जमैका से निकल कर आते हैं और इसके बाद जो है पूरे जमैका में जो है इस खबर को लेकर जो है खुशी का माहौल है। इस रेस में जो है कैमरून जो मैथलिन है, इन्होंने लगभग 47.96 सेकंड में जो है ब्रेमवेल के बाद दूसरा स्थान जो है यहाँ पर प्राप्त किया, जबकि तीसरे स्थान पर सेंट लूसिया के जो ईगन नीली हैं इन्होंने 48.16 सेकंड में जो है यह रेस पूरी की है। और इसलिए जो है ये न्यूज़ चर्चा का विषय बनी रहती है, जहाँ पर ये सवाल यकीनन जो है पूछा जा सकेगा कि जो है हाल ही में किस व्यक्ति ने जो है उसेन बोल्ट के 400 मीटर का जो रिकॉर्ड था उनका, जिसको उन्होंने 47.33 सेकंड में पूरा किया था, इसको तोड़ा है। 47.27 जो है सेकंड के भीतर जो है इस रिकॉर्ड को जो है तोड़ दिया गया है, वो है ब्रेमवेल। अब बात कर लेते हैं हम आज की अंतिम प्रमुख न्यूज़ के ऊपर।
और आज की जो अंतिम न्यूज़ है वो जुड़ी है ओलंपिक जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है बिल्किश। आप जानते हैं कि बिल्किश जो है ये वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर जो है वहाँ से आती हैं और जम्मू एंड कश्मीर में जो वाटर स्पोर्ट्स है, वाटर स्पोर्ट्स में जो है इनके नाम की ख्याति जो है वहाँ पर है, पूरे भारतवर्ष में इनके नाम की ख्याति है। बिल्किश मीर न सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की बल्कि भारत की ऐसी पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्हें इस वर्ष होने वाले ओलंपिक में जो है वाटर स्पोर्ट्स में निर्णायक मंडल यानी कि जो जूरी है, जो डिसीजन के लिए जो जजों की निर्णायक मंडल बैठती है, इसमें बतौर जज के रूप में जो है शामिल किया गया है। बिल्किश मीर जो है भारत की महिला जो है कैनोइंग टीम की कोच भी रही हैं और एशियाई खेलों में वाटर स्पोर्ट्स में पहली भारतीय महिला जज के रूप में इन्होंने जो है अब इस उपलब्धि को हासिल कर दिया है। श्रीनगर के अगर हम लोग बात करें तो श्रीनगर के डाउनटाउन के जो है खानियार की रहने वाली जो बिल्किश मीर हैं, इन्होंने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के 1-2 दिन पहले ही जो है यहाँ पर ये बताया था कि इस एसोसिएशन के द्वारा इनको सूचित किया गया था कि बिल्किश जो है इनको अगस्त में होने वाले जो पेरिस में ओलंपिक खेल हैं उनमें जो है एज जूरी मेंबर वहाँ पर शामिल किया गया है। और ये एक बड़ी उपलब्धि है न सिर्फ बिल्किश के लिए बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए, जहां पर जूरी सदस्य बनने का इनको ओलंपिक्स में जो है मौका मिला है। इस वर्ष एशिया से ओलंपिक में वाटर स्पोर्ट्स के लिए जो है 2 ही लोगों का चयन हुआ था, एक जो है भारत की बिल्किश और दूसरा हम लोग बात करें तो जापान की जो है वहां पर एक जज जो है उनको भी इस नाम में जो है नामित किया गया है। इससे पहले जो है बिल्किश जो है ये जापान में ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग राउंड में भी जज की भूमिका निभाने वाली हैं और वह जो है 16 अप्रैल को ही जो है रवाना हो रही हैं, जिसके बाद जो है वहां पर उनको जो है ओलंपिक्स में जूरी मेंबर्स के रूप में जो है शामिल किया जाएगा और ये जो है काफ़ी प्रमुख खबर हो जाती है। तो बस आज के लिए हम लोग इन्हीं प्रमुख खबरों पर जो है चर्चा करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको जो है वीडियो पसंद आई है, वीडियो समझ में आई है और अगर आप लोगों को जो है वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और अगर आप लोग चैनल से जुड़े हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग।